हेलो स्टूडेंट। देखिए आज कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट 5 रूट लोकस टेक्निक। रूट लोकस टेक्निक हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। रूट लोकस टेक्निक क्या है, क्यों ये प्लॉट किया जाता है, ये बनाया जाता है, इस मेथड को क्यों पढ़ते हैं। तो रूट जो है कोई भी सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो और उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो पोल हम लोग फाइंड करते हैं तो पोल ही रूट्स कहलाता है। तो हमको रूट्स फाइंड करना है पहले और उसका लोकस फाइंड करना है। लोकस मीन्स होता है पाथ यानी रास्ता, यानी लूप जो गेन को वैरी करने से उसके आउटपुट में या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसमें उसका जो रूट्स वैरी कर रहा है उसका लोकस कैसे चेंज करेगा, वही प्लॉट करना हमको। कहता है कि रूट लोकस डायग्राम इज द प्लॉट ऑफ लोकस ऑफ रूट्स, यानी रूट लोकस डायग्राम है, रूट का प्लॉट है जिसको हम लोग पोल्स भी बोलते हैं, पोल्स को भी उसको बोला जाता है। ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कोई भी सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के पोल्स के या रूट के जो प्लॉट है उसी को बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू गेन के, यानी के गेन जिसको बोलते हैं, गेन के वैरी होने से उसका रूट किस अनुसार से वैरी करेगा उसी को प्लॉट करना, ग्राफ बनाना ही रूट लोकस टेक्निक कहलाता है। कह रहा है कि इट इज़ द इम्पोर्टेंट रूल्स इन डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम के डिजाइनिंग में या उसके एनालिसिस करने में, उसके बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करने में ये जो मेथड है रूट लोकस टेक्निक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। और उसके इट इज़ डेवलप्ड बाय, ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है तो WR इवांस के द्वारा, ठीक है, नाम है WR इवांस और इन्हीं के द्वारा 1948 में ये डेवलप किया गया। 1948 में ये मेथड डेवलप किया गया कोई भी सिस्टम के रूट्स को चेंजिंग होने के लोकस को फाइंड करने का विथ रिस्पेक्ट टू गेन के किसी सिस्टम के गेन अगर जो वैरीज किया जाए तो उसका रूट्स किस अनुसार से वैरी करेगा उसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, वही कहलाएगा हमारा रूट लोकस। कह रहा है इन रूट लोकस टेक्निक गिवन एन आइडिया, यानी रूट लोकस टेक्निक जो है एक आइडिया हमको देता है अबाउट द एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। कोई भी सिस्टम के जैसे रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन के थ्रू एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी फाइंड करते थे, उसी तरह से ये भी कोई भी सिस्टम के एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी को फाइंड करता है और कुछ हद तक रिलेटिव स्टेबिलिटी को भी बताता है। कोई भी सिस्टम के एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी को बताता है और कुछ एक्सटेंट तक रिलेटिव स्टेबिलिटी को भी उसको बताता है कोई भी कंट्रोल सिस्टम को। और गेन के जो है, गेन को हम लोग के से इंडिकेट करते हैं, तो कोई भी सिस्टम के गेन है उसको एडजस्ट किया जा सकता है डिजायर लोकेशन, क्लोज लूप के पोल्स के अनुसार गेन का वैल्यू बड़ा छोटा हम चेंज कर सकते हैं। यही ये आइडिया देता है रूट लोकस टेक्निक। यानी कोई भी सिस्टम है उसमें जो कंपोनेंट लगा हुआ है उसका गेन को हम कितना रखें, वही आइडिया हमको देता है ये, ताकि स्टेबिलिटी हो, सिस्टम स्टेबल हो, वो आइडिया देता है हमको कौन, रूट लोकस टेक्निक। अब इसमें देखिए दो चीज़ हमको प्लॉट करना होता है। पहले एंगल एंड मैग्नीट्यूड कंडीशन। सपोज दैट जैसे कोई सिस्टम है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम जो होता है उसमें क्या होता है, एक कंट्रोलर या कंपरेटर बोलते हैं ये रहता है, उसके बाद प्लांट और इधर कंट्रोल आउटपुट और एक फीडबैक भी लगाते हैं क्लोज लूप में। ये इसका जनरल ब्लॉक डायग्राम है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का, जो आप लोग पहले भी पढ़े हुए हैं। ये रेफरेंस इनपुट, इसको सिग्नल को RS से इंडिकेट किया जाता है, एरर सिग्नल यहाँ ES से इंडिकेट किया जाता है और इसका फीडबैक गेन को HS, और जो प्लांट का गेन होता है उसको हम लोग GS से इंडिकेट करते हैं।
तो इससे अगर जो सोल्व करते हैं तो क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन जो हमारा आता है CS/RS, CS/RS का वैल्यू निकालते हैं तो ये आता है GS/1 + GSHS। ये सबको भली भांति मालूम होगा। ट्रांसफ़र फंक्शन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ये होता है। यदि फीडबैक निगेटिव होता है तो यहाँ प्लस साइन आता है, यदि फीडबैक पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पे प्लस वाला क्या रहेगा, माइनस साइन आएगा। तो इससे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर जो निकाला जाए तो कोई भी सिस्टम के ट्रांसफ़र फंक्शन से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो डिनोमिनेटर टर्म को इक्वेशन के फॉर्म में जीरो करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगा इस सिस्टम का, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा 1 + GSHS। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनता है। अगर जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसका बनाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 + GSHS और इसका वैल्यू जीरो करते हैं, क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हुआ। अब यहाँ से अगर जो हम GSHS का वैल्यू निकालें तो GSHS = ये 1 इधर जाके -1 हो सकता है, GSHS का वैल्यू -1। और चूँकि एस जो है वो कम्प्लेक्स नंबर है, एस का वैल्यू जो होता है एस = होता है सिग्मा + j⍵, जहाँ सिग्मा उसका रियल पार्ट है और ओमेगा इमेजिनरी पार्ट है। तो हम इसको भी उस फॉर्म में लिख सकते हैं, GSHS = GS × HS इसको लिख सकते हैं -1 + J0। कम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दिए, रियल पार्ट -1 था और इमेजिनरी 0 था, उस फॉर्म में लिख दिया गया। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर जो निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए मॉड ऑफ GSHS, तो मॉड अगर जो निकाला जाएगा तो इसका क्या होगा, √x² + y², तो √-1 का स्क्वायर होगा। तो मैग्नीट्यूड जो होगा -1 का मैग्नीट्यूड और -1 का स्क्वायर, यानी हम इसको j लिख सकते हैं। j का वैल्यू √-1 होता है, तो ये लिख सकते हैं हम j। अब यही कंडीशन, इस कंडीशन को हम लोग मैग्नीट्यूड कंडीशन बोलते हैं, यानी जो ट्रांसफ़र फंक्शन रहेगा, ट्रांसफ़र फंक्शन से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जीरो के बराबर करने के बाद GSHS का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड कहलाएगा। एंगल कंडीशन अगर जो निकालना रहेगा तो एंगल ऑफ GS × HS, जो GS × HS एंगल निकालेंगे तो वो कितना होता है, तो एंगल इसका होता है ±180 × 2m + 1 होता है। एंगल इतना के बीच होता है, ±180 डिग्री × 2m + 1, जहाँ पे m जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है जिसका वैल्यू 0, 1, 2, 3 ... कोई भी वैल्यू होगा पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम उसका मैग्नीट्यूड और एंगल निकालते हैं। तो कह रहा है कि सो द रूट लोकस ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज डिटरमाइंड फ्रॉम द क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ द सिस्टम। यानी रूट लोकस हमको अगर जो फाइंड करना होगा तो हम क्लोज लूप से निकाल सकते हैं, ना कि ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, क्लोज लूप से निकाल सकते हैं। जब रूट लोकी को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एस प्लेन पर, लोकी हो गया उसका प्लूरल फॉर्म, लोकस का बहुत सारे लोकस अगर जो हम बनाएंगे तो वो हो गया लोकी कहेंगे उसको। तो जो लोकी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो एंगल कंडीशन और मैग्नीट्यूड कंडीशन दोनों यूज किया जाता है। तो कह रहा है कि एंगल कंडीशन इज़ यूज टू फाइंड द पॉइंट ऑन द रूट लोकस। रूट लोकस पर जो पॉइंट होगा वो किस जगह पर होगा, कोई भी पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम लोग एंगल कंडीशन का यूज करेंगे। और मैग्नीट्यूड कंडीशन जो है वो गेन का वैल्यू, रूट लोकस पर गेन कितना होगा कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए, उसके सिस्टम के गेन को फाइंड करने के लिए हम लोग मैग्नीट्यूड के हेल्प से फाइंड करेंगे और एंगल के हेल्प से हम फाइंड करेंगे कि पॉइंट कहाँ पे है, या फिर रूट लोकस पर अगर जो एक स्पेसिफिक एंगल पर हम जाएंगे तो एक फिक्स पॉइंट तक पहुंचेंगे, तो उस पॉइंट के लिए मैग्नीट्यूड और उस पॉइंट के लिए एंगल हम दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कोई सिस्टम है। अब सबसे पहले तो इसमें है कि 10-12 रूल हैं।
रूल ही समझना है। रूल अगर जो समझ गए, सबसे पहले इसका रूट लोकस टेक्निक बनाने का रूल समझना है। रूल समझ गए तो फिर क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा पहले रूल को ही इसमें फोकस करना है, रूट लोकस टेक्निक का। ऐसे भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन थोड़ा सा इतना लंबा बन जाता है, कम्प्लेक्स हो जाता है कि एग्ज़ाम में आप लोग प्रेफर नहीं कीजिएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको ये नहीं पढ़ना नहीं है, इसको पढ़ना है, क्योंकि इससे बहुत सा आइडिया आएगा, जिससे आगे का चैप्टर जो है पोलर प्लॉट, न्यूक्विस्ट प्लॉट या बोर्ड प्लॉट, ये सब में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इसलिए इस जो चीज़ को पढ़ना है, और क्वेश्चन इजी रहेगा तो एग्ज़ाम में उसको प्रेफर भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन एक एग्जाम्पल पहले अभी हम ले रहे हैं, उसके बाद हम रूल पढ़ाएंगे। पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे और एंगल कैसे निकालेंगे उसके बारे में, मैग्नीट्यूड के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, और प्लॉटिंग कैसे करेंगे उसके बाद हम रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कह रहा है एग्जाम्पल में कि कंसीडर ए सिंपल कंट्रोल सिस्टम, एक सिंपल कंट्रोल सिस्टम है जिसका ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन वो दिया हुआ है GSHS। एक सिंपल कंट्रोल सिस्टम है फर्स्ट ऑर्डर का, उसका GSHS का वैल्यू दिया हुआ है, और वो वैल्यू है K/S+3। ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है। तो कह रहा है कंस्ट्रक्ट द रूट लोकी डायग्राम, रूट लोकस डायग्राम। तब इसका रूट लोकस डायग्राम हमको फाइंड करना है। तो अब रूट लोकस डायग्राम तो पूरी तरह से हमको फाइंड नहीं करना है, लेकिन हमको करना क्या क्या है, तो सबसे पहले हम ट्रांसफ़र फंक्शन निकालेंगे। तो ई ओपन लूप का ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है, तो क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन GS/1 + GS × HS। HS का वैल्यू 1 है, HS का वैल्यू 1 है। तो अब यहाँ पे हम रखेंगे, या फिर HS का वैल्यू क्या है पता नहीं है। जब डायरेक्ट हमको GS × HS का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो निकालते हैं वो होता है 1 + GS × HS = 0। डिनोमिनेटर वाले टर्म को 0 के बराबर करते हैं, तो 1 और प्लस GSHS का वैल्यू जितना रखा हुआ है, तो GSHS का वैल्यू दिया हुआ है K/S+3 = 0। इसको सोल्व करेंगे तो S+3 + K, और ये वाला इधर टर्म जाके 0 हो जाएगा, इतना आएगा S+3 + K = 0। यदि S का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा -3 - K, इधर जाके हो जाएगा -3 - K। S का वैल्यू माइनस कॉमन ले लेंगे तो K+3 ये हो सकता है। अब ये जो आया इसको क्या बोलते हैं, S का जो वैल्यू डिनोमिनेटर टर्म को 0 के बराबर इक्वेट करके, और S का वैल्यू जो निकालते हैं वो क्या देता है, वो हमको देता है पोल्स, या फिर रूट्स बोले, या फिर पोल्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये पोल्स हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। अब वेरियस वैल्यू ऑफ K के लिए, K के अलग अलग मान के लिए इसका पोल का वैल्यू कितना होगा वो हम प्लॉट कर सकते हैं। जैसे हम एक डायग्राम, एक टेबल बना लेते हैं कि यदि अब हम इसका पोल को फाइंड कर लिए हैं, रूट को फाइंड कर लिए हैं, तो इस रूट के हेल्प से यदि गेन का वैल्यू को अगर जो चेंज किया जाए तो एस का वैल्यू कैसे चेंज होगा। तो वेरियस वैल्यू ऑफ K के लिए एस का वैल्यू हमको निकालते हैं। तो यदि K का वैल्यू 0 रखें, तो जब इसमें K का वैल्यू 0 जब पुट किया जाएगा तो S बराबर -3 आएगा, S = -3। यहाँ K बराबर 0 पुट कीजिए तो S बराबर -3 आएगा। फिर अगर जो K का वैल्यू 1 पुट करें तो 1 पुट करेंगे तो S बराबर -4 होगा, -4। उसी तरह से और 2 पुट करें तो K का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो -5। डॉट डॉट ऐसे करते जाइए, इन्फिनिटी तक पुट कीजिएगा तो ये भी वैल्यू जब इन्फिनिटी रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, -∞। इसका वैल्यू -∞ होगा। यानी यहाँ से हमको प्लॉट करना है कि K का वैल्यू यदि चेंज करता हो, गेन का वैल्यू सिस्टम का हम चेंज करते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका रूट्स किस अनुसार से वैरी कर रहा है, पोल्स किस अनुसार से चेंज कर रहा है, और यही सब पॉइंट को हम प्लॉट कर देंगे, वही हो जाएगा। तो एस प्लेन पर हम इसको अगर जो प्लॉट करते हैं, कैसे प्लॉट करेंगे, जो वैल्यू आया है कि वेरियस वैल्यू ऑफ K के लिए एस प्लेन कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ये रियल प्लेन
और ये इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। और पोल्स को, जो भी पोल का वैल्यू होता है उसको हम प्लॉट कैसे करते हैं, तो क्रॉस साइन से दिखाते हैं। जैसे बहुत सा आएगा -1 -2, सपोज दैट यहाँ वैल्यू पोल्स आया, ये सब पोल्स हैं, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट, ऐसे इन्फिनिट तक भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी तक तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमको प्लॉट करना है इसका जो एंगल और मैग्नीट्यूड को निकाल करके। तो सबसे पहले ये तो सिर्फ बता दिए यहाँ तक कि के का वैल्यू वैरी करेंगे तो एस का वैल्यू कैसे वैरी करेगा, और वैरी करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे। तो ऐसा इतना ही नहीं है रूट लोकस टेक्निक, उसका पूरा ग्राफ बनेगा। हम यहाँ मैग्नीट्यूड और एंगल कंडीशन के अनुसार बनाए हैं, तो अभी मैग्नीट्यूड सिर्फ निकाले थे, जो था एंगल नहीं निकाले हैं। एंगल के लिए उसका अलग अलग मेथड होगा कि रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं या रियल आ रहे हैं, उसके अनुसार होगा। तो सबसे पहले हम लोग रूल्स पढ़ रहे हैं, रूल्स फॉर प्लॉटिंग रूट लोकस टेक्निक। और देखिए इसमें रूल्स थोड़ा ऐसा है कि रूल्स पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ ही में नहीं, कुछ थोड़ा सा बहुत कम्प्लेक्स लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं। जब तक एक आध प्रॉब्लम इस पर नहीं बन जाएगा तब तक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो धैर्य रख के ही आपको पहले रूल्स पढ़ लेना है, उसके बाद जैसे ही एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा पूरा का पूरा आपका कंसेप्ट दिमाग में आ जाएगा, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के जैसा। तो रूल्स फॉर प्लॉटिंग रूट लोकस। क्या क्या रूल्स है, तो फर्स्ट रूल में कहता है, फर्स्ट रूल, पहला रूल क्या करना है हमको, पहला डिटरमाइन ऑल द ओपन लूप पोल्स एंड जीरोज ऑफ ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन एंड प्लॉट देम इन एस प्लेन। सबसे पहले हमको क्या करना है फर्स्ट रूल में कि जो भी ट्रांसफ़र फंक्शन दिया रहेगा उससे, ट्रांसफ़र फंक्शन दिया रहेगा तो उससे ओपन लूप हमको उस ट्रांसफ़र फंक्शन से पोल्स को फाइंड कर लेना है और जीरोज को फाइंड कर लेना है। जीरोज फाइंड करेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन के नोमिनेटर टर्म को जीरो के बराबर करके एस का वैल्यू, और पोल्स फाइंड करेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन के डिनोमिनेटर टर्म को जीरो करके। तो पोल्स को हम लोग डिनोट करेंगे क्रॉस साइन से, पोल्स जो रहेगा उसको क्रॉस साइन से डिनोट करेंगे, और जीरोज रहेगा उसको डॉट से इंडिकेट किया जाता है, डॉट दें या फिर जीरो दिखाएं ऐसे, जीरोज। तो पोल्स और जीरो यानी फर्स्ट रूल में हो गया कि जो ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है उस ट्रांसफ़र फंक्शन से हमको पोल फाइंड कर लेना है और जीरोज फाइंड कर लेना है। जैसे एग्जांपल में हम बताएं कि यदि कोई दिया हुआ है 3 या s+3/s+2 इंटू s+6, ये GSHS का वैल्यू या CS/RS का वैल्यू दिया हुआ, ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ। तो जीरोज होगा कितना, एक s बराबर -3, ये जीरोज हो जाएगा, z1 बराबर, और पोल्स जो होंगे उसको P1 बराबर s बराबर ये -2 आ जाएगा, s बराबर एक -6 आ जाएगा। तो पोल्स को और जीरोज को दोनों को फाइंड कर लेना है कि कितना पोल्स होगा, वो वैल्यू फर्स्ट रूल में हमको फाइंड कर लेना है। उसके बाद हमको क्या करना है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। क्या करना है कि जो पोल को हम प्लॉट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक एंड करेगा, सेकंड रूल में यही करना है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। पोल और जीरोज फाइंड करने के बाद दूसरा रूल में हमको क्या करना है, सेकंड रूल में कि फाइंड करना है स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। तो कहता है पहला कि द रूट लोकस स्टार्ट फ्रॉम ओपन लूप पोल्स और k = 0 एंड टर्मिनेट्स ऑन आइदर इनफाइनाइट ओपन लूप जीरोज और k = इन्फिनिटी। कहने का मतलब है सबसे पहले कि जो रूट लोकस जो है जो प्लॉट करेंगे वो स्टार्ट होगा पोल से, या फिर k = 0, गेन बराबर 0 पर बोले हैं, वहाँ से पोल से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जा कर के टर्मिनेट होगा, ख़त्म होगा,
तो जीरोज अगर जो है तो जीरोज तक, यानी पोल से स्टार्ट होकर के और जीरोज तक ख़त्म होगा। सपोज दैट कोई ऐसे हम बना रहे हैं, तो एक पोल्स यहाँ पे है और एक जीरोज यहाँ पे है, तो रूट लोकस यहाँ से स्टार्ट होकर के जीरोज तक ख़त्म होगा। ग्राफ जो बनेगा ये पोल से स्टार्ट होकर के और जीरोज तक ख़त्म होगा। यदि जीरोज नहीं प्रेजेंट है, यानी नोमरेटर में कोई एस का टर्म नहीं प्रेजेंट है, एक भी जीरो नहीं आ रहा है, नोमरेटर में वो टर्म 1 है, तो जीरोज नहीं प्रेजेंट है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो कहाँ तक ख़त्म होगा, जा कर के टर्मिनेट होगा, इन्फिनाइट तक ख़त्म होगा, यानी जीरोज को फिर मानेंगे इन्फिनिटी पर। तो ध्यान रखना है कि जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो पोल से स्टार्ट होगा, कोई भी पोल रहेगा वहाँ से स्टार्ट होगा और टर्मिनेट कहाँ होगा, उसमें जीरोज प्रेजेंट है तो जीरोज तक ख़त्म होगा, जीरोज नहीं प्रेजेंट है तो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। अब ये भी ध्यान रखिए, हो सकता है कोई सिस्टम में, दिमाग में आप लोग का रहा होगा, कोई सिस्टम में जीरोज आ गया 2 गो, एगो आया -2 एक -4, और पोल आ गया 3 गो, -3 -4, यहाँ दूसरा कर देते हैं -6 और -1, ऐसे आया। तो आप कहिएगा कि जो इसमें ब्रांच जो होंगे, नंबर ऑफ़ ब्रांच भी हमको फाइंड करना है कि कितने ब्रांच होंगे, तो वो पहले पता करेंगे कि अब कितने ब्रांच होंगे और कितने वो रूट लोकस का ब्रांच हमको फाइंड करना है। तो जितना पोल होता है या जितना जीरोज होता है उतना नंबर ऑफ़ ब्रांच बनते हैं, और ब्रांच स्टार्ट होंगे पोल से और टर्मिनेट होंगे जीरोज पर। जीरोज नहीं प्रेजेंट है तो इन्फिनाइट तक जाएगा। तो ये पहले हमको क्या करना है कि ये तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट को टर्मिनेट हम पता कर लेंगे कि कैसे, कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ तक। तो ये ध्यान रखना है, पोल से स्टार्ट करके जीरोज तक ख़त्म करना। थर्ड रूल में हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ़ ब्रांचेज ऑफ रूट लोकस। थर्ड में हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑफ रूट लोकस, यानी कितना ब्रांच बनेगा, कितना शाखा बनेगा रूट लोकस को, कितना लाइन खींचेंगे हम, ड्रा करेंगे ग्राफ में, तो वो नंबर ऑफ़ ब्रांचेज कैसे पता चलेगा। तो कहता है कि यदि P यानी पोल की संख्या जीरोज की संख्या से बड़ा हो, पोल की संख्या जीरोज की संख्या से बड़ा हो, तो नंबर ऑफ़, यानी कहने का मतलब नंबर ऑफ़ पोल ग्रेटर देन नंबर ऑफ़ जीरोज, तो उस केस में नंबर ऑफ़ ब्रांचेज जो होंगे वो इक्वल टू नंबर ऑफ़ पोल के होंगे। यानी सीधा दिमाग में सेट करना है कि जो बड़ा होगा उतना ब्रांच बनेगा। यदि नंबर ऑफ़ पोल ज़्यादा है, जैसे कोई सिस्टम का सोल्व किए और पोल आ गया 3 गो, पोल 3 गो आया और जीरोज आ गया 1 गो, तो इसमें बड़ा कौन हो गया, तो पोल बड़ा हो गया। तो अब जो बड़ा है उतना गो ब्रांच बनेगा, यानी ब्रांच कितने बनेंगे, 3 ब्रांच बनेंगे रूट लोकस के। तो जितना, यदि पोल की संख्या जीरोज की संख्या से ज़्यादा है तो नंबर ऑफ़ ब्रांचेज होंगे पोल की संख्या के बराबर होंगे। फिर अगर जो कहता है कि दूसरा केस में ऐसा भी हो सकता है कि जीरोज की संख्या ज़्यादा हो जाए पोल की संख्या से, पोल ही कम निकले और जीरोज नोमरेटर टर्म वाला ही ज़्यादा निकले, तो उस केस में कहता है कि जो नंबर ऑफ़ ब्रांचेज होंगे वो इक्वल टू नंबर ऑफ़ जीरोज के बराबर होंगे। यानी यदि जीरोज की संख्या ज़्यादा है पोल की संख्या से तो नंबर ऑफ़ ब्रांच जो बनेगा वो नंबर ऑफ़ जीरोज के बराबर बनाएगा। यानी सीधा सा कंसेप्ट है कि यदि जो बड़ा रहेगा उतना ब्रांच बनेगा। यदि पोल ज़्यादा है तो ज़्यादा पोल की संख्या के बराबर ब्रांच बनेगा, यदि जीरोज ज़्यादा है तो जीरोज की संख्या के बराबर क्या बनेगा, ब्रांच बनेगा रूट लोकस का। फिर आगे कहता है, कोई अगर जो एग्जांपल हम ले लें, सपोज दैट मानते हैं इसमें कि पोल बराबर 2 है, मान लिए लेट ये कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सोल्व किए तो पोल की संख्या 2 आया और जीरोज की संख्या जो है वो 5 आया। तो यहाँ पे z ग्रेटर देन p है, तो नंबर ऑफ़ ब्रांचेज जो बनेंगे, नंबर ऑफ़ ब्रांचेज वो इक्वल टू z के होंगे, और z कितना है 5, यानी 5 ब्रांच बनेंगे। जो बड़ा रहेगा उसके बराबर ब्रांच बनेंगे। अब रही बात कि 5 हुआ तो और ये भी होता है कि रूट लोकस जो है वो स्टार्ट होता है पोल से और टर्मिनेट होता है जीरोज तक। दूसरा रूल में यही बताया गया स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट में
पोल से स्टार्ट होगा और 0 तक जाएगा। तो नंबर ऑफ ब्रांच 5 गो है, तो 2 गो पोल जो हैं, 5 गो ब्रांच बनेंगे, जिसमें से 2 गो ब्रांच पोल से स्टार्ट होकर के और 0 तक ख़त्म हो गया, और 3 गो ब्रांच जो बनेंगे वो कहाँ जाएंगे, तो 3 गो ब्रांच जो रहेंगे वो इन्फानाइट तक जाएंगे। यानी जो रिमेनिंग 3 ब्रांच रहेंगे, 2 गो पोल से स्टार्ट होकर के 0 तक चला गया, लेकिन एक्स्ट्रा कितना ब्रांच बना, 3। तो एक्स्ट्रा 3 जो ब्रांच बना वो कहाँ जाएगा, इन्फानाइट तक जाएगा। यदि एक को जीरोज नहीं रहता तो भी जो ब्रांच होता है सब कहाँ जाता है, इन्फानाइट तक जाता। ऐसा करना है। तो उसी तरह से अगर जो और रहे, अब नंबर ऑफ जीरोज अगर जो कम हो और नंबर ऑफ पोल ज़्यादा हो, सपोज दैट मान लेते हैं कि p बराबर 5 है और z बराबर 2 मान लिए, या फिर 3 कर लेते हैं, एक ही ना लेकर के z बराबर 3 करें। तो अब इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेज जो बनेंगे p ग्रेटर है z से, तो नंबर ऑफ ब्रांचेज बनेंगे पोल की संख्या के बराबर, यानी 5 ब्रांच बनेंगे। तो 5 ब्रांच में से ये भी पढ़े हैं कि पोल से स्टार्ट होकर के ब्रांच 0 तक ख़त्म होगा, तो 5 ब्रांच में से 3 ब्रांच तो स्टार्ट होगा पोल से, तो 3 गो 0 पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 2 गो ब्रांच जो है बचा रहेगा, वो 2 गो ब्रांच पोल से स्टार्ट होकर के कहाँ जाएगा, इन्फानाइट तक जाएगा। ऐसा करना है हमको। अब ये सब मेथड जब तक नहीं वास्तविकता में विजुअलाइज होगा, जब प्रॉब्लम में यूज नहीं करेंगे, तब तक पूरी तरह से दिमाग में आपके नहीं हटेगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन अभी यही कंसेप्ट याद, खाली एक ही पॉइंट याद रखना है कि जो बड़ा आएगा, पोल की संख्या ज़्यादा आएगा तो ब्रांच पोल की संख्या के बराबर बनेगा, और जीरोज की संख्या ज़्यादा आएगा तो ब्रांच जीरोज की संख्या के बराबर बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रूट लोकी ऑन द रियल एक्सिस। रियल एक्सिस पर जो रूट लोकस बनेगा उसका, इमेजिनरी एक्सिस पर नहीं बोल रहे हैं, जैसे ग्राफ बनाया जाएगा एस प्लेन पर, तो ये रियल एक्सिस है होगा और ये इमेजिनरी एक्सिस होता है। तो इस रियल एक्सिस पर जो ब्रांच बनेंगे उसका डायरेक्शन किधर होगा, लेफ़्ट साइड होगा या राइट साइड होगा, ये डिसाइड करना होता है। तो सबसे पहले इसको ब्रांच को डिसाइड करने के लिए कैसे हम करेंगे डिसाइडिंग, कि जो कोई भी ब्रांच जो है कोई पोल से स्टार्ट होकर के ब्रांच इधर -∞ तक जाएगा या +∞ तक जाएगा। यही 2 डायरेक्शन हो सकता है रियल एक्सिस पर, लेफ़्ट साइड या राइट साइड। तो लेफ़्ट साइड जाएगा ब्रांच स्टार्ट होकर के या फिर राइट साइड जाएगा, इसका डिसीजन कैसे करेंगे। कह रहा है कि ये ब्रांच ऑफ रूट लोकस लाइज ऑन द रियल एक्सिस इफ़ द टोटल नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड जीरोज टू द राइट साइड ऑफ द पॉइंट इज ऑड। यानी कहने का मतलब कि जहाँ से हम पोल को प्लॉट कर रहे हैं या ब्रांच को स्टार्ट कर रहे हैं, उसके राइट साइड में यदि उसके राइट साइड में यदि नंबर ऑफ पोल और जीरोज की संख्या यदि ऑड रहेगा तो वो ट्रू होगा। अब देखिए ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो हम जैसे कर लेते हैं कि एक पोल है, इसमें एक जीरोज है यहाँ पे प्रेजेंट और एक पोल है प्रेजेंट, ठीक है, 2 को दिया हुआ है। ये पोल जो है ये एस बराबर सपोज दैट -2 है, और जीरोज जो है ये एस बराबर -1 है, 2 गो है। और इधर में भी एक है, एक यहाँ पर भी पोल है जो एस बराबर सपोज दैट 2 है, +2। यानी कोई सिस्टम है उसमें 2 गो पोल की संख्या आया है और 1 जीरोज की संख्या आया है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें जो ये तो फिक्स है कि नंबर ऑफ ब्रांचेज बनेंगे पोल की संख्या के, अभी बताएं कि पोल को क्रॉस चिन्ह से इंडिकेट करेंगे और जीरोज को जीरोज बनाएंगे। तो अब पोल की संख्या जीरोज की संख्या से ज़्यादा है, तो ज़्यादा जो है उतना ब्रांच बनेगा, यानी नंबर ऑफ ब्रांचेज बनेंगे वो 2 बनेंगे। 2 गो पोल है तो 2 गो बनेंगे। तो एक ब्रांच जो है पोल से स्टार्ट होकर के 0 तक ख़त्म हो जाएगा और एक ब्रांच
पोल से स्टार्ट होकर के इन्फानाइट तक जाएगा, क्योंकि दूसरा जीरोज है नहीं। यदि दूसरा जीरोज रहता तो उस पर जाकर के ख़त्म होता, लेकिन दूसरा तो जीरोज की संख्या है नहीं, जीरो की संख्या एक ही है, तो वो कहाँ तक जाएगा, इन्फानाइट तक जाएगा। तो अब हमको कैसे फाइंड करना है कि कौन सा पोल से, किस पोल से किधर डायरेक्शन होगा ब्रांच के, तो उसको फाइंड करने के लिए ध्यान से समझिएगा। उसको फाइंड करने के लिए हम लोग यही करते हैं कि जिस पोल से डायरेक्शन निकालना है उसके दोनों साइड हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। जिस पोल से डायरेक्शन निकालना है, सपोज दैट इसको नहीं देखिए, सबसे पहले इसके लिए देखिए, ये अभी बाद में देखिएगा, ये वाला पोल, इस पोल के दोनों साइड में हम पॉइंट ले लिए। ये पॉइंट सपोज दैट P1 हो गया और ये पॉइंट P2 हो गया। अब इससे डायरेक्शन देखना है कि इससे ब्रांच चालू होगा तो ब्रांच इधर जाएगा या ब्रांच इस साइड लेफ्ट साइड जाएगा या राइट साइड जाएगा। तो अब जिस पॉइंट से हमको देखना रहता है, जैसे इधर इस साइड डायरेक्शन के लिए ये पॉइंट है और इस साइड डायरेक्शन के लिए ये पॉइंट है, तो सपोज दैट हम मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में जाना है, तो इस डायरेक्शन में जाना है तो इस पॉइंट को ढक लेना है। यानी इस पॉइंट को यदि हम ढकेंगे और ढक करके राइट साइड में देखना है, इधर राइट साइड में, तो राइट साइड में पोल या जीरो की संख्या यदि ऑड नंबर रहेगा तब ये ट्रू होगा, यानी इधर जाएगा, और यदि इवन नंबर आ जाता है तो वो सही नहीं होगा। तो इस पॉइंट इधर डायरेक्शन के लिए देख रहे हैं तो इधर डायरेक्शन वाला पॉइंट, इस पोल के इधर डायरेक्शन वाले पॉइंट को ढकेंगे, और इससे इधर देखिए तो इधर में के वो पोल जीरो दिखाई दे रहा था, एक ये जीरो या एक ये, यानी इवन नंबर है, दो गो आया, एक पोल है एक जीरो, दोनों को जोड़ के क्या हो गया, इवन नंबर। तो इवन नंबर राइट साइड में आएगा, हमेशा राइट साइड ही देखना होता है, जिससे डायरेक्शन हमको देखना है उसके राइट साइड देखना है। तो इवन नंबर आएगा तो वो सही नहीं हुआ, यानी इस डायरेक्शन में इसका ब्रांच नहीं जाएगा, इस डायरेक्शन में ब्रांच नहीं जाएगा। तो अब नहीं जाएगा तो इस डायरेक्शन में देखते हैं लेफ़्ट साइड, तो लेफ़्ट साइड के लिए ये पॉइंट है, इसको ढकेंगे और इससे इधर राइट साइड देखेंगे, हमेशा राइट साइड ही देखना है। इससे राइट साइड देखेंगे तो राइट साइड में पोल की संख्या एक, ये फिर दो पोल या जीरो, एक दो और तीन, यानी ऑड नंबर आया। तो ऑड नंबर किस डायरेक्शन के लिए आया है, इधर लेफ़्ट साइड डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ से जो ब्रांच चालू होंगे इसका वो इस डायरेक्शन में जाएंगे, यानी इस पोल से ब्रांच स्टार्ट होकर के एक जाएगा इन्फिनिटी तक, एक ब्रांच। फिर दूसरा ब्रांच अब बनेगा, अब इसके लिए देखना है हमको, पोल के लिए ही सिर्फ देखना है, तो इसके दोनों साइड भी हम पॉइंट इंडिकेट कर लेते हैं। सपोज दैट ये पॉइंट हो गया एक P3 और ये पॉइंट P4 माने। तो अब देखना है कि इससे भी ब्रांच स्टार्ट होगा, और ब्रांच स्टार्ट होकर के कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पर जाएगा या फिर बीच में रास्ता में एक जीरो है वहाँ तक ख़त्म होगा। तो अब देखिए इधर डायरेक्शन के लिए देखते हैं, इस डायरेक्शन को राइट साइड में, तो राइट साइड वाले पॉइंट है वहाँ से ढकेंगे। इधर में एक भी पोल या जीरो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी जीरो है, जीरो को इवन नंबर मान के चलते हैं, तो इधर डायरेक्शन में नहीं जाएगा। अब इस डायरेक्शन में देखते हैं, तो इस डायरेक्शन वाले पॉइंट को ढकेंगे और राइट साइड हमेशा देखना है, तो राइट साइड में पोल की संख्या एक है, यानी एक ऑड नंबर है, यानी ट्रू हो गया। तो ट्रू हो गया तो इससे ब्रांच चालू हो करके और इस डायरेक्शन में जाएगा, और कहाँ तक जाएगा, तो बीच में जीरोज मिल गया तो जीरो तक ख़त्म हो जाएगा, जीरोज नहीं मिलता तो इन्फानाइट तक जाता। यही हमको सबसे पहले मेन पॉइंट फाइंड करना है कि जो डायरेक्शन होगा पोल से या जीरो से स्टार्ट, पोल से स्टार्ट होगा ब्रांच, ये तो फिक्स है हमेशा कि ब्रांच जो भी चालू होगा पोल से और ख़त्म होगा टर्मिनेट पर, ख़त्म होगा जीरोज पर, जीरोज नहीं प्रेजेंट है तो इन्फानाइट तक जाएगा। तो अब लेफ़्ट साइड जाएगा रियल एक्सिस पर उसका ब्रांच या राइट साइड जाएगा, उसके लिए हम बताएं क्या, एक बार फिर से देखते हैं, एक बार दूसरा प्रॉब्लम लेकर के इस चीज़ को, कंसेप्ट को फिर से समझाते हैं। सपोज दैट इसमें एक पोल यहाँ है, एक पोल यहाँ है, फिर एक पोल यहाँ है और एक पोल यहाँ भी है। अब हमको देखना है कि यदि इससे पोल से ब्रांच चालू होगा तो किधर जाएगा, तो किधर जाएगा, तो इसके दोनों साइड में हम पॉइंट इंडिकेट करेंगे, और इस डायरेक्शन के लिए ये पॉइंट को रेफरेंस लिया जाएगा और इस डायरेक्शन के लिए ये पॉइंट को रेफरेंस लिया जाएगा। तो सबसे पहले इस डायरेक्शन के लिए देखते हैं, इसको ढकने पर
ढक करके और राइट साइड देखना है कि राइट साइड में पोल की संख्या या जीरोज की संख्या ऑड नंबर होना चाहिए, यानी ऑड संख्या में, विषम संख्या में होना चाहिए। सम संख्या में रहेगा तो वो सही नहीं होगा। तो इधर एक भी पोल या जीरो नहीं है, तो यानी जीरोज शून्य है और शून्य को इवन नंबर माना गया है, तो इधर ब्रांच नहीं जाएगा। अब इधर देखेंगे ईस्ट लेफ्ट साइड में जाएगा कि ना, तो लेफ्ट साइड वाला पॉइंट को ढकेंगे और राइट साइड देखेंगे। पॉइंट ढकने के बाद तो एक पोल है, यानी एक ऑड नंबर है, यानी सही हुआ, तो इससे ब्रांच इधर जाएगा, इस डायरेक्शन में ब्रांच स्टार्ट होकर के जाएगा, इधर नहीं जाएगा। फिर अब इससे पोल से, इस दूसरा पोल से हम देखते हैं कि दूसरा पोल से इसका ब्रांच किधर जाएगा। तो इसके लिए भी दोनों पॉइंट को हम इंडिकेट करेंगे, दोनों तरफ पॉइंट इंडिकेट करेंगे। अब देखते हैं कि इससे जो पोल इससे ब्रांच स्टार्ट होगा वो लेफ़्ट साइड जाएगा या राइट साइड जाएगा। तो अब पहले राइट साइड के लिए देख लेते हैं। तो राइट साइड ढकेंगे तो इधर एक हो रहा है, पोल एक है, यानी ऑड नंबर है, यानी ये सही हुआ, तो ब्रांच इधर जाएगा। इससे ब्रांच स्टार्ट होकर के इस डायरेक्शन में जाएगा। इधर जाएगा कि नहीं, तो इधर देखिए, तो इधर पोल एक और एक दो इवन नंबर हो गया, तो ये गलत हो गया, तो यानी इस डायरेक्शन में ब्रांच नहीं जाएगा, लेफ्ट साइड में नहीं जाएगा। फिर इसके लिए अगर जो हमको देखना है कि इससे ब्रांच स्टार्ट होगा वो लेफ़्ट साइड जाएगा या राइट साइड जाएगा, तो राइट साइड के लिए पॉइंट राइट साइड वाला को ढकेंगे और इधर देखेंगे, तो इधर पोल है दो गो, यानी इवन नंबर है, यानी इवन नंबर हुआ तो गलत हुआ, इधर ब्रांच नहीं जाएगा। तो इधर देखते हैं लेफ़्ट साइड, तो लेफ़्ट साइड ढकेंगे तो एक दो तीन गो नज़र आ रहा है, यानी ऑड नंबर है, यानी ऑड नंबर सही हुआ, तो ऑड नंबर आने पर ब्रांच जाएगा, यानी इधर के लिए है तो ब्रांच इधर जाएगा, इससे स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे हम कि ये पोल से भी ब्रांच स्टार्ट होगा, वो लेफ़्ट साइड जाएगा या राइट साइड जाएगा। तो अब इसके राइट साइड के लिए पहले देख लेते हैं। राइट साइड के लिए इधर के लिए देखेंगे तो ढकने पर क्या होता है कि कितना पोल दिखाई दे रहा है, एक दो तीन, यानी ऑड नंबर है, ऑड नंबर सही हुआ, यानी इससे ब्रांच इस डायरेक्शन में जाएगा। और इधर जाएगा कि नहीं, लेफ़्ट साइड की नहीं, तो लेफ़्ट साइड के लिए लेफ़्ट साइड पॉइंट में रखिए, तो इधर कितना पोल हो गया, एक दो तीन चार, यानी हो गया इवन नंबर, तो इवन नंबर नहीं होना चाहिए, तो इधर ब्रांच नहीं जा कर के इधर ब्रांच जाएगा। यह हो गया ब्रांच का डायरेक्शन को फाइंड करने का कि जो पोल से ब्रांच स्टार्ट होंगे वो किस डायरेक्शन में जाएंगे, रियल एक्सिस पर, लेफ़्ट साइड जाएंगे या राइट साइड जाएंगे। तो उसके लिए हमको देखना होता है, जिस डायरेक्शन के लिए देखेंगे उस डायरेक्शन के पॉइंट पर हम ढक करके राइट साइड देखेंगे। राइट साइड यदि ऑड नंबर में पोल या जीरो की संख्या रहेगा तो वो सही होगा, इवन नंबर में रहेगा तो उस डायरेक्शन के लिए वो सही नहीं होगा। अब नेक्स्ट अगला जो फाइंड करना होता है वो हमको ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड करना होता है। नेक्स्ट पांचवा रूल है, फिफ्थ रूल, उसमें हमको फाइंड करना होता है ब्रेक अवे पॉइंट। सबसे पहले तो ये सोचेंगे कि ब्रेक अवे पॉइंट किसको कहते हैं, ब्रेक अवे पॉइंट किसको कहेंगे। तो कहता है कि व्हेन टू ब्रांचेज मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, जैसे में ये है रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, एक पोल यहाँ पे था एक पोल यहाँ पे था, तो इससे इस पोल से ब्रांच इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस पोल से ब्रांच इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों किसी एक पॉइंट पर मिलेंगे, तो जिस पॉइंट पर मिलेंगे वही पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रेक अवे पॉइंट। यदि दो ब्रांच दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जहाँ पे दोनों एक जगह मिलेंगे तो मिलने वाले बिंदु को ही हम ब्रेक अवे पॉइंट बोलेंगे। तो कह रहा है कि व्हेन टू ब्रांचेज मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर ऑन द रियल एक्सिस कॉन्सिडेंट पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक अवे पॉइंट, यानी जहाँ पे दोनों मिल जाएंगे दोनों ब्रांच वही कॉन्सिडेंट पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रेक अवे पॉइंट। कह रहा है कि इट अकर्स बिटवीन टू एडजेसेंट ओपन लूप पोल्स ऑन द रियल एक्सिस। अब ये ब्रेक अवे पॉइंट जब भी बनेगा तो दो वो लगातार पोल रहेगा रियल एक्सिस पर तभी होगा। आखिर दो लगातार पोल रहेगा
तभी बनेगा। ऐसा नहीं कि एक ही पोल के अनुसार दो गो मतलब ब्रांच एक जगह मिल जाएगा, नहीं, दो गो लगातार पोल रहेगा, उसके बीच में ही बनेगा ब्रेक अवे पॉइंट। अब ब्रेक अवे पॉइंट जो है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो ब्रेक अवे पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हमको जो जीएस का वैल्यू है यानी गेन जो है उसको डिफरेंशिएट करना होता है 0 के बराबर। यानी ब्रेक अवे पॉइंट जो फाइंड करेंगे, ब्रेक अवे पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, ब्रेक अवे पॉइंट डी जी एस विथ रिस्पेक्ट टू एस इक्वल टू 0 करना है। यानी गेन जो है उसको जीएस का वैल्यू है उसको एस के रिस्पेक्ट में 0 करेंगे, और ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन जीएस को विथ रिस्पेक्ट टू एस, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन को एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद 0 के बराबर करेंगे। तो जो 0 के बराबर करने के बाद उस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद एस का जो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा, और वही एस का वैल्यू ब्रेक अवे पॉइंट कहलाएगा। अब निकालेंगे ब्रेक अवे पॉइंट, तब समझ में आएगा कि वास्तविकता में ब्रेक अवे पॉइंट कैसे निकलता है, वो न्यूमेरिकल में होगा। नेक्स्ट रूल जो है 6 नंबर रूल, वो रूल क्या कहता है, 6 नंबर रूल थोड़ा बड़ा है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा आपका, तो 6, 7, 8 रूल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे। और उसके बाद एंगल ऑफ 9 तक 9 रूल है, 9 रूल है, उसको जस्ट आगे वाले क्लास में हम लोग देखेंगे।